नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी टेट 2025-26 के लिए आपकी PYQ सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2015 का पेपर। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला हम शुरू करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। ठीक है, क्या लेंगे? बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। तो आप सबको पता है कि इस पेपर को हल करना क्यों ज़रूरी है, और यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ हल करना यानी इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहला प्रश्न देखिए, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपातिक मापनी। तो यह जो है आपका अनुपातिक मापनी है। क्या है? अनुपातिक मापनी। देखिए, मापन के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं: नामित, क्रमिक, अंतराल, अनुपात मापनी। अनुपात मापनी वह प्रकार का है जिसके अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी होता है। फ्रायड के अनुसार मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। इदम, अहम, पराहम परिस्थितियों में इसमें होता है पराहम। पराहम क्या होता है, एक बार व्याख्या देखते हैं। सिमन फ्रायड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के 2 प्रमुख संप्रत्यय चेतन, अर्धचेतन व अचेतन तथा दूसरे में है इदम, अहम, पराहम। फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना में इदम, अहम, पराहम इन 3 तत्वों को विशेष महत्व देते हैं। उनके अनुसार जब ये तीनों तत्व एक दूसरे के साथ समन्वित होकर कार्य करते हैं तो व्यक्तित्व अपने वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समन्वय स्थापित कर लेता है। लेकिन जब इदम व्यक्ति को अपनी दमित इच्छाओं की तत्काल पूर्ति करने के लिए प्रयास करने हेतु उकसाता है, जबकि पराहम सुपर ईगो, अहम, पराहम जो होता है पराहम सामाजिक मान्यताओं व परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है, और ईगो इन दोनों के मध्य अंतरक्रिया व्यक्त करने की वास्तविक धरातल पर तालमेल बैठाने का प्रयास करता है। इसलिए पराहम जो होता है सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों एवं आदर्शों से संबंधित होता है। इसे आत्मा के अंतःकरण की पुकार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, व्यवहारवादी ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूँ वो बना दूँ। यह कथन किसका है? यह कथन है वाटसन महोदय का। किसका है? वाटसन महोदय का। बहुत ही फेमस कथन है ये। ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है उद्दीपन की, उद्दीपन के उपादेयता की, उद्दीपन की विश्वसनीयता की, उद्दीपन की सक्रियता की। तो ये होती है उद्दीपन की तीव्रता की। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा। तो यह है प्रेरणा की। किसकी है? प्रेरणा की। फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तत्वों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ है किसी प्रकार प्रयत्न करने पर किसी भी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुख अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा क्या फ्रायड के अनुसार? फ्रायड कहता है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुख अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है।
SOR किसके द्वारा प्रतिपादित यानी प्रस्तावित किया गया था? तो जो SOR है, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण उत्तेजना प्रक्रिया के विचारों को अधिक सरल बनाता है। वे SOR विवरण में O की व्याख्या करते हैं। यह गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान को दर्शाता है। किसको? गेस्टाल्टवादी थे। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा, अवधि, नवीनता, रुचि, आकार। यह था ध्यान केंद्रित करने की अंतिम दिशा क्या है? रुचि है। व्यक्ति की रुचि जिस कार्य में अधिक होती है वह उस कार्य को अधिक ध्यान लगाकर करता है, जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है, ये कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। क्या कहलाता है? सीखने में स्थानांतरण। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा, चिंतन। यह कहलाता है सीखना। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृति, आवृत्त बहुभुज, संचयी आवृत्त, रेखाचित्र। इसे कहते हैं स्तंभाकृति। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ये सर्वाधिक जो विकास होता है किशोरावस्था में होता है बुद्धि का विकास। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। उसके मूल प्रवृत्ति पर रहता है। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो उसने किया था वन मानुस यानी चिंपैंजी पर, बंदर पर। यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने की क्षमता, अच्छे अंक प्राप्त करना। तो सृजनशीलता कोई ज़रूरी नहीं है जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले हों उनके अंदर सृजनशीलता हो। अधिगम में प्रभाव का नियम दिया। तो अधिगम में प्रभाव का नियम दिया थार्नडाइक ने। अधिगम में प्रभाव का नियम दिया किसने? थार्नडाइक ने। थार्नडाइक ने सीखने के 3 प्रमुख नियम दिए। तीनों प्रमुख नियम याद रखिए: तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? प्रत्यावाहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। तो ये है तार्किक विधि। किसको? तार्किक विधि। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? साइमंड, हाल्टमैन, मरे या बैलक? तो यह किया गया मरे के द्वारा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, क्रिया केंद्रित या बाल केंद्रित। तो ये है बाल केंद्रित शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो ये है आपका वर्गीकरण का सिद्धांत। वृद्धि एवं विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। विकास के सिद्धांत निम्नवत जिससे विकास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। ये कौन कौन से हैं? निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, वैयक्तिकता का सिद्धांत, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत और विकास क्रम का सिद्धांत। इसमें कौन सा नहीं था? वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं था। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम।
तो ये तत्परता का नियम नहीं है। सॉरी, तात्पर्यता का नियम पर आधारित। कक्षा शिक्षण में प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित? तत्परता के नियम पर। कैसे? तत्परता में कार्य करने की शक्ति निहित रहती है तथा साथ में तत्परता से सक्रियता भी बढ़ती जाती है। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं। जैसे शिक्षकों को बालक की अभिरुचि एवं अभिक्षमता का मापन कर लेना चाहिए जिससे उनकी तत्परता का ज्ञान हो सके। मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। बालक को तत्परता के अनुरूप शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। पूर्व पाठ से कुछ प्रश्न पूछकर नवीन पाठ आरंभ करना चाहिए। भाटिया के अनुसार तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना बुद्ध को आधा विजय कर लेना है। बुद्ध ने युद्ध को आधा विजय कर लेना। कोई कार्य करने के लिए आप तैयार हो जाइए, मुझे ये करना है, तो मतलब आप आधा युद्ध जीत लिए हैं। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण। तो ये है आपका प्रत्यक्षीकरण। प्रेरणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। टोलमैन, बंडूरा, थार्नडाइक, कोहलर। तो ये आपका दिया गया था बंडूरा के द्वारा। उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि। तो यह है आपका आगमन विधि। प्रश्न संख्या 25। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो ये है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। अब बताइए, जो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी पर ध्यान दीजिए। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन ही बाल विकास यानी बाल मनोविज्ञान है। वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। तो ये है डाउन सिंड्रोम। क्या है? डाउन सिंड्रोम। तो सामान्यतः मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, उसमें से 23 का जोड़ा होता है। ठीक है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित शिशु एक अतिरिक्त 21वीं क्रोमोसोम आ जाता है जिससे उसके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है। ये अनुवांशिक परिवर्तन शारीरिक और मस्तिष्क के विकास के गति को धीमा कर देती है और शिशु में मंदम से औसत बौद्धिक विकलांगता का कारण बनती है। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक, उनमें से कोई नहीं। ये है आपका पूर्व पारंपरिक अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु, अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। इसका जो सही क्रम होगा अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। यह प्रक्रिया निषेचन से संबंधित है जिसमें सर्वप्रथम गर्भाधान की क्रिया के दौरान सर्वप्रथम अंडाणु शुक्राणु आपस में मिलते हैं। इनके मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। तो पश्चात ब्लास्टोसिस्ट क्रिया के द्वारा शिशु निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 30। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था युंग के द्वारा। इन्होंने बताया कितने प्रकार के व्यक्तित्व हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो साथियों, ये रहे आपके 2015 का महत्वपूर्ण पेपर।
जय हिंद, जय भारत।